दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही कमाल धमाल तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपके 50 क्वेश्चन में कम से कम 200 कंसेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एक एक ऑप्शन को हम अच्छे से देखेंगे ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो का यूटिलाइजेशन कुछ इस तरह से कीजिएगा कि जैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को पॉज करके अपने मन में उसका आंसर सोचिएगा और फिर उसके बाद मैं आपको उस प्रश्न के आंसर को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। और इस वीडियो का हमारा जो सोर्स है वो ये है हमारे पास ओसवाल गुरुकुल का फिजिकल एजुकेशन की सैम्पल पेपर की किताब, जो कि 2025 के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। और इसमें आपको लेटेस्ट जो सैम्पल पेपर्स वो देखने को मिल जाएंगे और बिल्कुल बोर्ड के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको ये देखने को मिलेंगे। मैंने खुद ने इस किताब को परचेज़ किया है और ये रही ये वाली किताब। तो यही वाली किताब है और इस किताब का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। और यहाँ तक कि आपको एक बुक वाली फीलिंग आए तो आगे मैंने मतलब ऑलमोस्ट स्क्रीनशॉट से यहाँ पर इस किताब के लिए, ताकि आपको एकदम बुक वाली फीलिंग ही यहाँ पर आए। और इस किताब का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एंड यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, बोर्ड पेपर के जो सॉल्यूशंस है वो सब, और कुछ अनसॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स और सॉल्व पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो बहुत ही कमाल की किताब है यार। और फिजिकल एजुकेशन के लिए तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। ये किताब जरूर से आपकी डेस्क पर रहनी चाहिए अगर आप फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो। एंड जो मैंने देखे इसके आंसर्स हैं वो भी यार एकदम परफेक्ट हैं, कोई उसमें त्रुटियाँ या एरर्स नहीं हैं। तो इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। बढ़ते हम आगे और पहला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है द साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर पूछी जा रही है। और जब हम इस टॉपिक को हमारे लेक्चर्स में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि यार 3 तरह के साइकिल्स यहाँ पर होते हैं। एक होता है मैक्रो साइकिल, एक होता है माइक्रो साइकिल और एक होता है मीजो साइकिल, है ना। तो यहाँ पर 3 प्रकार के साइकिल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं? माइक्रो साइकिल और मैक्रो और मेजो साइकिल। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस और दे रखे हैं, आप चाहें तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखो बाईसाइकिल, तो आपको इतना तो पता ही होगा यार, बाईसाइकिल मतलब तो वो चलाने वाली साइकिल को बाईसाइकिल बोलते हैं, है ना। तो ये तो होगा नहीं, तो बी जहाँ पे आप उसको काट सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन कट जाएगा। तो 3 ऑप्शंस तो आपके यहाँ पर ऐसे ही कट रहे हैं। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ACE। और यही हमने हमारे चैप्टर 10 के अंदर शायद हमने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास आ चुका है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट कौन सा इनमें से? अब देखो यहाँ पर आप वापस एलिमिनेशन कर सकते हो अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ रखा है। तो सिट एंड रीच टेस्ट ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था रिकली एंड जॉन्स टेस्ट में। स्टैंडिंग लॉन्ग जंप ये हमने पढ़ा था कब? जब हम वो टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले स्पोर्ट्स में ऊपर के टेस्ट पढ़ रहे थे, है ना। ऐसे ब्रॉड जंप भी वहीं पे आया था। लेकिन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आता है आपका कहाँ पर? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में, है ना, जो आपकी हार्ट और लंग्स की फिटनेस को मेजर करता है। और इसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, है ना। आगे इससे क्वेश्चन भी आएगा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था 100 इंटू टेस्ट का ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय हमने पढ़ा था क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय पल्स के जितनी भी रेट से उनका समीशन। तो ये हमने पढ़ा था, ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का ही फॉर्मूला था। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर्स भी दे रखे हैं, है ना। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी, और सेकंड का आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पास थर्ड प्रश्न है और यहाँ पर पूछा गया है कि पोस्चर कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्विस्टिंग पोस्चर। मतलब उसमें आप क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं ट्विस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं ना, शलभासन मतलब वो टिड्डी आसन, तो इसमें कहीं कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके नहीं देखने को मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद भुजंगासन में भी कहीं ट्विस्ट नहीं है, सीधे सीधे आपको ही ऊंचा होना है। वक्र का मतलब ही होता है ट्विस्ट, है ना। तो वक्र का मतलब ही होता है ट्विस्ट करना, तो वक्रासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताड़ासन में आपको सीधा सीधा यूँ ऊपर अपने आप को स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पर भी आप एलिमिनेशन से कहीं ना कहीं इसको कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट आ गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे इसके नाम या, है ना, कुछ नाम है और कुछ इसके डेफाइनेशन के टाइप हैं या अल्टरनेट नेम्स आपसे पूछे गए हैं। तो जरूर नहीं आपको चारों ही हैं, है ना। सबसे पहले तो आप देख सकते हो सी शेप, एस शेप, तो ये हम बोलते हैं स्क्वालियोसिस को। तो मतलब आ जाएगा थर्ड का आंसर तो फर्स्ट होना ही चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन हमें करना चाहिए ना, कि थर्ड का फर्स्ट होगा, मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो अपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए, ए और सी तो हमने एलिमिनेट कर दिया।
देन फ्लैट फ्लूट का हमने देखा था क्या, फ्लैट फूट होना मतलब पीस प्लेनिस है ना, तो मतलब फर्स्ट का आंसर होना चाहिए सेकंड, तो फर्स्ट का आंसर होना चाहिए सेकंड, मतलब ये वाला भी खत्म हो गया है ना, तो ये वाला भी खत्म हो गया। अब बचा ही एक ऑप्शन जो कि है डी, मिला लेते हैं। बोल एक्स को क्या बोलते हैं हम, बोल एक्स को हम बोलते हैं यहाँ पर धनुष जैसा स्ट्रक्चर बनता है और उसको हम बोलते हैं गेनु वे रम है ना, तो बोल एक्स को क्या बोला जाता है, तो बोल एक्स को आपका बोला जाता है गेनु वेरम। कहाँ गया ये बोल एक्स आ जाएगा अपना गेनु वेरम। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नॉकनी, नॉकनी को बोलते हैं गेनु वेलगम। इसकी तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि नॉक करना है आपको है ना, तो नॉक नॉक, और नॉक नॉक क्या होता है आपका नो, या फिर दोनों आपके जो घुटने बहुत ही पास आ जाते हैं ना, पास आ जाते हैं तो वो आप एक तरह से गम लग गया उसमें ना, इस तरह से हमने कुछ याद कराता है इसको। तो यहाँ पर इसका फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अपने को इस आसन को आइडेंटिफाई करना है ना, तो ये आसन कौन सा होता है, यहाँ पर देखो हल वाली शेप बन रही है, जो कृषि कार्यों में यूज़ किया जाता है हल, वो वाली शेप यहाँ पर बन रही है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, हलासन। तो ये अपने को याद रखना है। तो ये अपने आंसर्स है ना, फर्स्ट का वक्रासन मतलब थर्ड का वक्रासन, फोर्थ का आंसर डी और फिफ्थ का आंसर आ जाएगा हलासन। नेक्स्ट आ जाता है ये जो पिक्चर है ये किसका एग्जाम्पल है, तो बहुत ही कमाल का यार ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम दिख रहा है कि ये जो एक व्यक्ति है ना, एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, स्काई डाइविंग कर रहा है। तो स्काई डाइविंग यहाँ पर हो रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस में, तो ऑप्शन में तो हमें कोई एयर फ्रिक्शन नाम का कुछ टर्म दिख ही नहीं रहा है ना, तो हम कंफ्यूज होंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पर सिंस मूवमेंट है तो स्टैटिक तो रहेगा नहीं, कहीं से ये स्लाइड नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखो स्लाइड करने की तो कोई जगह नहीं है, तो हवा में है तो स्लाइडिंग हो नहीं सकता, रोल हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन बचेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन। अब आप बोलोगे सर फ्लूइड मतलब तो पानी होता है, लेकिन देखो फ्लूइड में गैसेस भी आती है ना, तो फ्लूइड के अंदर गैसेस भी आती है और एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस रहती है, तो एयर पार्टिकल्स जो यहाँ पर फ्रिक्शन उत्पन्न करेंगे वो फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर आएगा। अगर एयर फ्रिक्शन होता तो हम सीधा वो लगा देते, लेकिन वो नहीं है सिंस, तो फ्लूइड भी इसका सही आंसर रहेगा। अब ये एक नया सा टर्म है, ये क्या है, डाइसमेनोरेया है ना, तो हमने एमेनोरिया पढ़ा है और भी सारी चीज़ें पढ़ी है, लेकिन ये जो डाइसमेनोरिया ये क्या होता है, ये बेसिकली हम बोलते हैं पेनफुल क्रेम्स जो आते हैं, तो मेंस्ट्रुअल पेनफुल क्रेम्स को यहाँ पर बोला जाता है क्या, डाइसमेनोरिया, तो उसको आप याद रखिएगा। अब 8वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि एक प्लेयर है, उसने फाइट कर लिया अपने अपोनेंट्स के है ना, अपोनेंट टीम प्लेयर के साथ, हु सेड समथिंग इंसल्टिंग रिजल्टिंग इट कट एंड ब्रूजेस, मतलब भाई साहब मैदान जंग हो गई है ना, असली वाली, और वहाँ पर एक दूसरों को उन्होंने कट मार दिए हैं। अब ये कौन से तरह का एग्रेशन है, देखो अब हमने सर्कुलर तरह का तो कुछ पढ़ा नहीं है तो इसको काट दो, रिलेशनल भी कुछ नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल मतलब वो चैनलाइज्ड होता है, वो आपको कंपटीशन जिताता है, उसमें आप सामने वालों को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाते हो, जबकि यहाँ पर हार्म पहुंचाए तो ये हो जाएगा हॉस्टाइल एग्रेशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर मैंने टिक कर रखे हैं आंसर्स। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास प्रश्न नंबर 9। तो जो प्रिंसिपल होता है एफर्ट एंड रिकवरी का, ये एक फाउंडेशनल स्टोन है या फिर एक फाउंडेशन है कौन से ट्रेनिंग मेथड का, तो देखो एफर्ट एंड रिकवरी, तो इसका मतलब यहीं से हम इसको डिसाइफर कर सकते हैं। एफर्ट मतलब भाई साहब पहले तो आप क्या करो, एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद क्या करो, आप रेस्ट करो, तभी रिकवरी होएगी। तो ये कौन से मेथड में होता है, ये होता है अपना इंटरवल मेथड में ना, एक्सरसाइज करते हैं 10 मिनट का इंटरवल ले लेते हैं, फिर मैच द फॉलोइंग करना है। ये आपका ओशियन ट्रेड से प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स्ट्रावर्जन मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर एंथुजियाज्म होना, कॉन्सेंट्रेसनेस मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना, एग्रीएबलनेस का मतलब होता है कि हाँ आप सभी चीज़ों में एग्री कर रहे हो और एक प्रकार का कंपैशनेट बिहेवियर है वहाँ पर, और लास्ट है न्यूरोटिसिज्म, इसका मतलब क्या होता था कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी रखना है। तो ये पर्सनालिटी की टाइप्स या ट्रेट्स में हमने पढ़ा था ओशन पर्सनालिटी, तो ये तो सीधा सीधा मैच हो रहा है 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। Who amongst या which among this is not a micro mineral। अब मिनरल हमने दो प्रकार के पढ़े थे है ना, कौन कौन से पढ़े थे हमने, दो प्रकार के, एक होता है मैक्रो मिनरल, एक होता है माइक्रो मिनरल। मैक्रो मिनरल जो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है ना, पहली बात तो मिनरल खुद ही एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, लेकिन उसके अंदर भी हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे मैक्रो। तो हमने पढ़ा था क्या, जो मैग्नीशियम रहता है वो एक मैक्रो मिनरल है ना, ये माइक्रो नहीं है, जबकि आयोडीन, आयरन, कॉपर ये में बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते हैं। तो मैक्रो मिनरल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट आ जाएगा है ना, ये यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस मैंने टिक कर रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर पूछा गया है कि डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी लिंक्ड टू टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, है ना। तो ये सीधी सीधी डेफिनेशन है इनर्शिया की। इनर्शिया में क्या होता है, एक बॉडी रेजिस्ट करती है अपने स्टेट को चेंज करना, मतलब बॉडी मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है और रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, और यहीं से हमारा न्यूटन भाई का फर्स्ट लॉ भी डिराइव होता था।
अब ये प्रश्न नंबर 13 आ चुका है और ये मैंने आपको बताया था, है ना, कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का आगे एक न्यूमेरिकल आने वाला है। उस टाइम पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर वो आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। देखो अब यहाँ पर जितना भी टाइम पीरियड लेते हैं हम इस फॉर्मूले में सेकंड्स में लेते हैं, है ना, तो कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 5 मिनट मतलब 5 6 या 30, तो 300 सेकंड्स। देन उसके बाद रिकवरी पीरियड पल्सेस यहाँ पर दे रखी है, एक तो 70, एक 45 और एक 35। तो फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए रहता है, सम ऑफ पल्सेस चाहिए रहता है, तो सम ऑफ पल्सेस हमें चाहिए रहता है। तो सम कर लेते हैं भाई साहब, कितना है 70, 45 और 35 80, तो 70 और 80 7 और 8 15 150। अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमारा होता है 100 मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड्स। तो टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड्स क्या है 300, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पल्स रेट का सम, है ना, तो 150। तो ये 150 इंटू 2 300, 300 से 300 खत्म, आंसर आ जाएगा क्या 100। तो इस तरीके सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको पुट करना है सारी चीज़ों को और फॉर्मूला याद रखना है। ये मैथ्स का पेपर नहीं है, पी का पेपर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि बास्केटबॉल के अंदर व्हेन बास्केट बॉलर ड्रिबल करता है बॉल को, उसको ग्राउंड पे पुश करता है तो बॉल बाउंस बैक करती है फ्रॉम हिज ग्राउंड। तो वहाँ पर न्यूटन बाय का कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, तो देखो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे बॉल नीचे ग्राउंड पे टच करेगी, टक से वो ऊपर आ जाएगी, है ना, और ऊपर आएगी तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन वाला लॉ है। तो ये हमारे आंसर्स 12, 13 और 14 का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि एक डैश एक कंपटीशन होता है हेल्ड बिटवीन वेरियस टीम्स, वहाँ पर आती है, पर्टिकुलर एक्टिविटी करती है, फिक्स्ड शेड्यूल होता है। तो ये सीधी सीधी डेफिनेशन है किसकी, टूर्नामेंट की, है ना। जैसे एग्जांपल में आ जाएगा आपका IPL, तो किसका एग्जांपल, ये टूर्नामेंट का एक सही उदाहरण है, मतलब ये डेफिनेशन ही टूर्नामेंट की है। अब अगला 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 16वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि सीरियल्स एंड मिलेट्स जो रहते हैं वो मेजरली प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। सही बात है ना। मिलेट्स मतलब ये आजकल जो चल रहा है मोटा अनाज, है ना, बाजरा जो, तो ये सब सीरियल्स एंड मिलेट्स के अंदर आते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को पूरी करते हैं। अब सीरियल्स मिलेट्स इंक्लूड करते हैं फूड लाइक व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ठीक है भाई साहब, है ना। वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूरी इसीलिए करते हैं क्योंकि ये फूड कौन से हैं, व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ये सब है। तो ये बात भी सही है ना, सीरियल्स के अंदर आता है व्हीट, राइस और ये सब, और ज्वार, बाजरा, रागी आता है मिलेट्स के अंदर। तो यहाँ पर इसने दोनों के उदाहरण दे दिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों सही है और आर करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को। और जनरली देखो इस तरह के क्वेश्चन जब पी के पेपर में आए ना, तो ए वाले के सही होने के आसार सबसे ज़्यादा रहते हैं कि दोनों सही हैं और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। जब तक आपके पास एक सॉलिड पुख्ता सबूत ना हो तब तक उसको आपको नेगेट नहीं करना है ना, वरना गलत हो जाएगा वो। 17th प्रश्न है मिस्टर शर्मा जो कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर है और इनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई साहब तुझे क्या कंडक्ट करवाना है, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट मीट कंडक्ट करवाना है। तो वो इनवाइट करते हैं डिफरेंट स्कूल्स को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये जो मीट होगी कौन से टूर्नामेंट के अंदर आएगी, देखो जब अगर स्कूल अपने अंदर ही टूर्नामेंट करवाता है तो उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल, लेकिन जब एक जगह बहुत सारे स्कूल्स आते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल। ये सीधा सीधा फैक्ट पूछा गया 18 क्वेश्चन में कि डेफ ओलंपिक्स स्टार्ट कब हुए थे, तो ये 1924 में हुए थे। अब कहाँ से हुए थे ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है ना, कौन सी जगह से हुए थे डेफ ओलंपिक्स। देन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, और 19th प्रश्न आपके पास आ चुका है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 5 पर्सनालिटी जो ट्रेट्स होते हैं उनको 5 फैक्टर मॉडल हम बोलते हैं, और समटाइम्स उसको रेफर किया जाता है क्या, तो समटाइम हम उसको किस नाम से जानते हैं, हम उसको ओशन ट्रेट के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म बताइए ना, है ना। 2-3 शब्द में बता देता हूँ, जैसे ओपननेस, कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेंटियसनेस, एक्सट्रोवर्जन। अब आगे के 2 आप बता देना, है ना, वो हमने आगे पढ़े ही थे तो आप मुझे बताना। 20th प्रश्न है, यहाँ पर आपसे वही असर्शन रीजन पूछा गया है। सबसे पहले हम असर्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट। तो जब आप फैटी फूड खाते हो तो वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। तो बिल्कुल ये सही डेफिनेशन है ओबेसिटी की। रीजन क्या दे रहा है कि एक्सेसिव फैट इज नॉट मेटाबोलाइज। अब ये जो एक्सेसिव फैट आता है ये आपकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। मेटाबोलाइज मतलब उसको पचा नहीं पाती है, बिकॉज आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो। तो बिल्कुल यार ओबेसिटी का मेन कारण ही यही है कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, पिज़्ज़ा बर्गर दबाते रहते हो, तो वो फैट क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाता है। तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा, और जनरली इसका आंसर ए ही रहेगा, है ना। तो ये हमने आंसर भी टिक कर रखे। अब अगला प्रश्न है वही मैच द फॉलोइंग आ गया। तो देखो न्यूटन क्या है, तो न्यूटन भाई है हमारे जिन्होंने 3 लॉज दिए थे। तो मतलब फर्स्ट का आंसर 4 आएगा। देखो फर्स्ट का आंसर 4 कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एक ही जगह। तो अगर आपको बाकी 3 ऑप्शन नहीं भी आते तो भी काम चल जाएगा। फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं 3 लॉज किसके हैं। तो 3 लॉज हैं आपके
या थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ पूछ रहा है, तो थर्ड लॉ क्या है आपका, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। प्रोजेक्टाइल एक प्रकार का मोशन है और प्लेन दो तरह के आपके होते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे 22वां पूछ रहा है कि डैश इज नॉट ए ट्रेनिंग मेथड टू डेवलप एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस को डेवलप करने के हमने 3 मेथड पढ़े थे, इंटरवल, कंटिन्यूस और फार्टलेक। उसके अलावा कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, आइसोमेट्रिक। अब आइसोमेट्रिक मेथड बाकी होता क्या है, तो ये आता है आपका स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, है ना। तो स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हमने जो मेथड पढ़ा था वो था आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। जबकि आपका एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए हो जाएगा फार्टलेक, कंटिन्यूस मेथड और इंटरवल मेथड। आगे बढ़ते हैं हम, और ये यहाँ पर आपके सही आंसर्स को टिक किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको इस आसन को आइडेंटिफाई करना है ना। तो क्वेश्चन में आप इमेज देखिएगा, और थोड़ा सा इसलिए आपको स्टिक डायग्राम्स भी आने चाहिए, है ना। जैसे उष्ट्रासन, कैमल पोज, मंडूकासन, जो आपका मेंढक वाला फ्रॉग पोज होता है ना। अब ये देखो वज्रासन है, और वज्रासन कौन सी पोजीशन में, लेटे हुए वाली पोजीशन में, मतलब सुप्त, सुप्त मतलब सोती हुई पोजीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुप्त वज्रासन। ये इसका रिजेम्बलेंस हो रहा है मत्स्य आसन के साथ, लेकिन ये मत्स्य आसन नहीं है, सुप्त वज्रासन है ना, क्योंकि आप लेग्स की पोजीशन देखोगे तो यहाँ पर ये वज्रासन की पोजीशन में। और ये जो मत्स्य आसन होता है इसके अंदर आपके लेग्स थोड़े से और यूँ रहते हैं, है ना, बाहर के सारे वाइडन रहते हैं, मछली वाला पोज रहता है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आ जाएगा, कौन सा फ्रैक्चर है जो कि यहाँ पर कॉज होता है व्हेन देयर इज स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस ए बोन। तो यहाँ पर एक बोन है ना, अपन बना लेते हैं, जैसे ये अपनी बोन है, और बोन में बिल्कुल सीधा 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 ब्रेक हो जाता है। तो देखो, जब सीधा ब्रेक होता है तो होता है ट्रांसवर्स, है ना। कम्यूटेटेड में तो क्या होता है भाई साहब, दुश्मन को भी ना हो, पूरी हड्डी चूर चूर हो जाती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर में आपकी बोन्स में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस वाले, है ना, आ जाता है। वो कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं सीधा ही हो। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जनरली बच्चों में होता है, जिसमें बोन क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, और ये जनरली किस में होता है, छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा पूछा था कि स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस ए बोन, तो ये तो हो जाएगा ट्रांसवर्स। स्मार्ट की फुल फॉर्म पूछिए, ये हमने पढ़ा था गोल सेटिंग में, है ना। तो स्मार्ट मतलब क्या होता है, दिखने में स्मार्ट नहीं, है ना, आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए। कैसे होंगे, वो होने चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम पे बेस्ड होने चाहिए, है ना। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहे अपने करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, लेमन ये सब रिच हैं कौन से आपके उसमें, है ना। तो देखो, ये सिट्रस फ्रूट्स अपन इसको बोलते हैं, और सिट्रस मतलब जिसके अंदर टेंगी टेस्ट रहता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा विटामिन सी। तो विटामिन सी के अंदर आपको, मतलब इन सारी चीज़ों के अंदर विटामिन सी मिलेगा। और जनरली विटामिन सी का ही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसको पहचानना आसान होता है ना। जैसे मिल्क है तो मिल्क में विटामिन ए, डी, बी सब कुछ मिलेगा, है ना। लेकिन जो सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं उसमें विटामिन सी स्पेशली मिलता है, ठीक है। और ये जो विटामिन सी रहता है ना, मिल्क में विटामिन सी नहीं रहता। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ये एनिमल बेस्ड सब्सटेंसेस रहते हैं उसमें विटामिन सी नहीं रहता है। तो अगर कहीं आपको ऐसा एलिमिनेट करने वाला आ जाए, जैसे मीट हो गया या फिर मिल्क हो गया, एग्स हो गए, तो इसमें विटामिन सी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एनिमल बेस्ड सब्सटेंसेस हैं। अब पिक्चर बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो भाई साहब एक सोफ़ा है, एक जगह पड़ा हुआ है। अब एक जगह जब भी कोई चीज़ पड़ी रहती है तो वो क्या हो जाता है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। फिर मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको दे रखी है डिफॉर्मिटीज़, और फिर इस साइड दे रखा है आपको कौन से आसन से आप उसको क्योर कर सकते हो। अब इसमें भी एक हाथ दो अगर आपको आते हैं तो काम चल जाएगा। जैसे गरुड़ आसन हमने पढ़ा था कि बो लेग्स, है ना, गरुड़ आसन में बिल्कुल आपको एकदम घूमना रहता है ना, तो वो बो लेग्स को ठीक करता है। तो फर्स्ट का आंसर 3 होना चाहिए। अब देख लो भाई साहब, फर्स्ट का आंसर 3 कहाँ पे, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मतलब भाई साहब एक से ही आपका आंसर आ जाता है जनरली। फिर आप बाकी आप क्रॉस चेक कर लो कि हाँ, गोमुख आसन के लिए, नॉक नीज के लिए आपको क्या करना रहता है, गोमुखासन। चक्रासन आप करते हो किस चीज़ के लिए, सो चक्रासन आप करते हो बेसिकली राउंड शोल्डर को क्योर करने के लिए, और आपका नौकासन आप करते हो लॉर्डोसिस को क्योर करने के लिए। तो वही हमने वापस क्रॉस चेक कर लिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा 29। यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, है ना। तो CWSN वाले चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। अब हमने 3 स्ट्रेटेजी सीधे सीधे पढ़ी थी कि हाँ, प्रीवियस एक्सपीरियंस सही होना चाहिए, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, मेडिकल चेकअप आप करवा लो। लेकिन सेल्फ स्टीम वाला पॉइंट हमने गोल सेटिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो ये क्या करता है, इधर उधर दूसरे चैप्टरों से कुछ भी ला के रख देता है। तो ये सेल्फ स्टीम कोई स्ट्रेटेजी नहीं है CWSN वालों के लिए, बाकी स्ट्रेटेजीज हैं। नेक्स्ट 30 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि एक बास्केटबॉल ऑफिशियल प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सिचुएशन, वहाँ पर उसको नॉकआउट मेथड में फिक्सर्स को ड्रॉ करना है। तो चैप्टर फर्स्ट से प्रश्न पूछा गया है।
नॉकआउट फ्रैक्चर है, सिंपल फॉर्मूला रहते हैं इसमें। हाउ मेनी राउंड्स, देखो राउंड्स का फॉर्मूला क्या रहता है कि जितनी भी नंबर ऑफ टीम्स हैं उसकी नेक्स्ट हायर पावर क्या है, तो 21 के बाद नेक्स्ट हायर पावर क्या आती है 32 मतलब होता है 2 की पावर 5। तो जो पावर में नंबर रहता है वही टोटल नंबर ऑफ राउंड्स रहते हैं। तो यहाँ पर राउंड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 5। कितनी बाइस दी जाएगी, तो बाय का फॉर्मूला भी ये रहता है कि 2 की जो नेक्स्ट हायर पावर है उसमें से नंबर ऑफ टीम्स को आप घटा दो, है ना। तो 32 में से 30 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 2। तो कितनी बाय देना है अपने को 2 बाय देना है। फिर 32वां प्रश्न है कि महेश एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि राजू जो कि एक क्लास 6th का स्टूडेंट है उसका आउटवर्ड कर्व हो रहा है ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट थोरिएक रीजन। तो थोरिएक रीजन मतलब आपकी जो बैक वाला रीजन होता है ना, चेस्ट के आसपास वाला बैक वाला रीजन जो रहता है। और सजेस्ट सम एक्सरसाइज टू रेक्टिफाई। तो वो भाई साहब पहली बात तो प्रॉब्लम कौन सी है, तो जब भी हम ऊपर वाला पार्ट की जो भी प्रॉब्लम रहेगी जहाँ पर एक्सेसिव कर्वेचर हो रहा है तो वो हो जाएगी आपकी काइफोसिस। जबकि नीचे पेल्विक एरिया वाली बीमारी या डिफॉर्मिटी होती तो वो जाती लॉर्डोसिस, है ना। और यहाँ पर सिंस फुट का तो कोई लेना देना है नहीं तो ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा। और कहीं सी या एस ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया गया तो स्कोलियोसिस भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास काइफोसिस। तो ये सही आंसर्स यहाँ पर मार्क किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास क्वेश्चन नंबर 33, जहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड मार्क्ड इन द आइटम 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो जो 6 मिनट वॉक टेस्ट रहता है एरोबिक एंड्योरेंस के लिए, उसमें रिकलियन जॉन टेस्ट के अंदर कितने यहाँ पर डिस्टेंस को कवर करना रहता है। तो हमने पढ़ा था 50 यार्ड्स, है ना। तो 50 यार्ड्स यहाँ पर टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड है, 50 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बायोमैकेनिक्स रिप्रेजेंट करता है एक ब्रॉड इंटरप्ले, है ना। तो बेसिकली बायोमैकेनिक्स 2 शब्दों से बनकर मतलब बना हुआ है, एक हो जाता है अपने पास मैकेनिक्स और एक हो जाता है बायो। तो ये बात सही है। फिर रीजन बता रहा है कि इंक्लूड स्ट्रक्चर ऑफ बोन मसल्स मूवमेंट दैट कैन प्रोड्यूस एज वेल एज द मैकेनिक्स ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन रेनल फंक्शन अदर बॉडी फंक्शन। तो बिल्कुल, है ना, ये बेसिकली डेफिनेशन सी है एक बायोमैकेनिक्स की। तो दोनों यहाँ पर सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है बायोमैकेनिक्स को। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 35th प्रश्न है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द स्किल कैपेबिलिटी नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। तो ये बेसिकली सीधे सीधे क्वेश्चन डेफिनेशन है किस चीज़ की, ये डेफिनेशन है ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग में आप किसी व्यक्ति की स्किल्स कैपेबिलिटी और नॉलेज को एनहांस करते हो। तो ये सही आंसर्स यहाँ पर लगा रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर क्या पूछा गया, आइडियल पोस्चर इज द स्टेट ऑफ मस्क्यूलर एंड डैश बैलेंस। अब कोई भी पोस्चर है ना उसकी डेफिनेशन पूछी गई है और वो पोस्चर कैसा होना चाहिए, आइडियल। तो एक जो आइडियल पोस्चर है उसमें क्या क्या है, आपका मस्क्यूलर और स्केलेटल बैलेंस, है ना। मतलब किस तरह से आप अपने बॉडी को बैलेंस कर रहे हो उस चीज़ को पोस्चर के अंदर देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर पूछा गया है एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एट द फ्रंट, है ना। फ्रंट में जहाँ पर भी बात आए तो आ जाएगा काइफोसिस। फिर डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 38 में कि डिसऑर्डर एक डिसरप्शन होता है कॉज ड्यू टू नॉर्मल फंक्शन, है ना। तो एक व्यक्ति के नॉर्मल फंक्शंस में दिक्कत आती है, तो सही बात है। रीजन में बताया गया है कि ये एक अलाइनमेंट है और या एलिमेंट है ना, जो कि डिस्टर्ब करता है हेल्थ ऑफ ए पर्सन, हिंडर करता है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी को। तो आसपास की बातें बोल रखी है, दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न लाते हैं आपकी स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको वही लिस्ट को मैच करना है। इधर है अपने पास जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, और इस साइड है लिस्ट 2 में उसके सोर्सेज। देखो कैल्शियम आपको ऑब्टेन होता है कहाँ से, तो कैल्शियम आपको मिलता है दूध से, इसलिए मम्मी बोलती है कि बेटा दूध पियो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम मिल्क। पोटेशियम आपको मिलता है बनाना से। प्रोटीन मिलता है सोया चंक से, है ना। आगे कभी आप अगर हॉस्टल में रहेंगे तो हॉस्टल वालों की फेवरेट डिश रहती है ना, मतलब हॉस्टल के अंदर जो कुक रहता है उसको सोया चंक्स बनाने में जाने क्या मज़ा आता है, और जो बच्चे बेचारे खाने वाले रहते हैं उनको खाने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये सोया चंक्स, हालांकि इसमें प्रोटीन बहुत रहता है ना, सोयाबीन से बनते हैं। एंड विटामिन ई आपको मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक पालक, मेथी वगैरह से। तो ये तो सीधा सीधा ये 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग हाउ टू अकम्प्लिश देम, है ना। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली प्लानिंग की आपकी डेफिनेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर ए। तो प्लानिंग की डेफिनेशन पूछी गई है, तो ये करेक्ट आंसर्स मैंने लगा दिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत ही आसान सा है ना, सबसे आसान सा पोज है। ये कौन सा पोज है, स्टिक डायग्राम में हम इसको कई बार पढ़ते हैं, ये भुजंगासन है। फिर डैश एक एजेंसी है
हैज़ एक्रीडेट द स्पेशल ओलंपिक भारत प्रोग्राम, है ना। तो मतलब कौन सी एजेंसी भारत की है जिसने एक्रीडेट किया है, मतलब साथ में मिलकर काम किया है किसके, स्पेशल ओलंपिक, या जिसने चलाया है ना। एक्रीडेशन मतलब क्या होता है, इस चीज़ को ओन करना या चलाना। तो ये कौन सी भारत के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशल ओलंपिक इंडिया, है ना। ये स्पेशल ओलंपिक भारत प्रोग्राम जो चलाती है ना, यहाँ पर इंडिया की जगह भारत भी लिखा हो तो भी चलेगा। तो स्पेशल ओलंपिक इंडिया, स्पेशल ओलंपिक भारत, ये एक एजेंसी है जिसने यहाँ पर इस प्रोग्राम को चलाया है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, बायोमैकेनिक्स हेल्प करता है, आसान सा क्वेश्चन है, आपकी टेक्निक को इम्प्रूव करेगा, देन परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का डिज़ाइन, सीधे सीधे हमने पढ़ा है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपको एक्सरसाइज को यहाँ पर पता लगाना है कि भाई साहब कौन सी एक्सरसाइज ये हो रही है। और यहाँ पर इसने क्या है, बहुत चालाकी से गेम खेला है ना। सीधे एक्सरसाइज का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर किस तरह की एक्सरसाइज है वो पूछा है ना। वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो देखो आइसोटोनिक मतलब सेम टोन, तो जब मोशन हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो मोहतरमा है ना, पीछे दीवार है और दीवार के सारे यूँ बैठने का एक्सरसाइज कर रही है, तो आइसोटोनिक हो नहीं सकती। आइसोकाइनेटिक में भी मूवमेंट होता है, तो आइसोमेट्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइसोमेट्रिक, है ना, मतलब एक ही तरीके से आप या स्टैटिक पोजीशन में कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, और इससे क्या होता है, एक व्यक्ति की स्ट्रेंथ जो होती है वो बिल्ट होती है। देन नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 45, है ना। उम्मीद है यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो एग्रेसिव बिहेवियर कौन सी एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस होता है, आसान प्रश्न है। तो इमोशनल आइडेंटिफिकेशन से होता है, गोल ओरिएंटेशन से होता है, टेक्टिकल एबिलिटी से होता है ना। तो जब भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन दिखे तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव आंसर होने के पूरी संभावना वहाँ पर रहती है। देन यहाँ पर अपने को रिक्लियन जॉन्स टेस्ट से प्रश्न आ चुका है और पूछा गया है कि चेयर स्टैंड टेस्ट से क्या होता है। तो इसको देखो, इमेजिन करो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि चेयर से खड़े हो रहे हैं। तो चेयर से खड़े होने मतलब क्या, उनकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को यहाँ पर जांचा जा रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर 1 हमेशा रहेगा। तो फर्स्ट का आंसर 1 यहाँ पे, और यहाँ पे तो है नहीं, तो ये तो कट गए। अब ऊपर के 2 में से अपना आंसर रहेगा, ए या सी में से। आर्म कर्ल टेस्ट, अगर कोई आर्म कर्ल करेगा तो उससे क्या, हम उसकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को देखना चाह रहे हैं। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो 2 का आंसर हो जाएगा 3, तो दोनों में। बैक स्क्रैच टेस्ट, तो इससे हम क्या देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, वो भी अपर बॉडी की। तो इसका मतलब है थर्ड का आंसर होना चाहिए 4। तो थर्ड का आंसर ए की जगह 4th भी देख लेते हैं हम। 6 मिनट वॉक टेस्ट से क्या होता है, एरोबिक एंड्योरेंस को हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि मोस्ट सुटेबल वर्ड यूज्ड फॉर ए डिसेबल पर्सन क्या है। तो भारत में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कौन सा है, 2016 का एक्ट है, उसके अनुसार दिव्यांग शब्द को अब यहाँ पर यूज़ किया जाता है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास क्वेश्चन नंबर 48, फार्टलेक ट्रेनिंग को डेवलप किया गया था कौन से देश के द्वारा। तो इसको डेवलप किया गया था स्वीडन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने डेवलप किया था, तो इसको गोस्टा हॉल्मर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने डेवलप किया था। अब कौन से सन में डेवलप किया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर पूछा गया है फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेज इन लीग फिक्चर, है ना। तो जो लीग फिक्चर रहता है और इवन नंबर ऑफ टीम्स, है ना। लीग फिक्चर में तो इवन ऑड से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, नंबर ऑफ खासकर मैचेस में। तो वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, n × n-1/2, n × n-1/2 लीग फिक्चर है, तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा n × n-1/2। फिर लास्ट प्रश्न है अपने पास कि कार्ल लुइस एक रिनॉल्ड लॉन्ग जंपर है। तो बिल्कुल ठीक भाई साहब, है ना। ये हमें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है कि कार्ल लुइस क्या है, एक रिनॉल्ड लॉन्ग जंपर है। Whenever he is going to jump in a competition, he asks the audience to clap, है ना। वो बोलता है भाई साहब ताली बजाओ, है ना। जैसे आपने कई बार ग्राउंड पे देखा होगा, कोहली को, बुमराह को बॉलिंग करने आ रहा है, कोहली पीछे से बोलता है ताली बजाओ। तो ये काम क्यों किया जाता है ना, क्या इससे फ़ायदा होगा। तो टैक्टिक से स्टाइल है, शोइंग ऑफ है, नहीं भाई साहब, ये क्या है, ये एक प्रकार का मोटिवेशन है। वो चाहता है कि सामने वाला बंदा मोटिवेट हो ताकि वो और अच्छी गेंदबाजी करे। तो ये थे हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। और इन सारी जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने अच्छे से कहाँ पे कवर कर रखा है, तो इन सारे टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर कर रखा है हमारे वीडियोस में, और उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर सारे वीडियोस को देख लेना, 2x में देख लेना। एक 1 शॉट वीडियो भी डाल रखा है जिससे आप एक बार में पूरे फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को लेटेस्ट बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से कवर कर सकते हो, तो आप उसको देख लेना।
और इस तरह के और क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इस किताब का सहारा ले सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आपको इस तरह के और भी ढेरों क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय We'll be right back.